Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Wajia Zia. So in today's class we are going to start chapter number 4, and the name of the chapter number 4 is motion and force, and all of you can see the definition of the force on the screen. Basically force is an agent which produces or tends to produce a motion. फोर्स एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ जाए या बॉडी रुक जाए. दैट इज़ बेसिकली फोर्स. Now all of you can see the second definition on the screen, which is motion. So basically what is motion? When an object changes position over time when compared with a reference point, we can say that object is in motion. मतलब body जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज करे. जो उसकी पहले पोजीशन हो उसके रिस्पेक्ट से, तो वो जो पहले पोजीशन थी उसकी रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. उसके बाद जो उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो दैट इज़ बेसिकली योर मोशन. Now in your book there are the 3 laws of the Newton's law of motion. So in the first of all we are going to start Newton's first law of motion. So what does it say? All of you can see on the screen. An object at rest tends to stay at rest. An object in motion tends to stay in motion unless एक्टेड अपॉन बाय एन इनबैलेंस फोर्स. कह रहे हैं कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, बॉडी अगर मोशन में तो वो मोशन में ही रहेंगी तब तक जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे. ठीक है, जब फोर्स लगेगी बाहर तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा. नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया बेसिकली कहते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर की जो उसका जो मास है वो रेजिस्ट करे मोशन होने में. ठीक है, मोशन से रेस्ट पे, रेस्ट से मोशन में जाने के लिए, तो डैट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया. तो यही बिल्कुल सिमिलर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समटाइम्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ऑल ऑफ यू कैन सी अ स्लाइड ऑन द स्क्रीन विच इज़ मास इज़ द मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट. एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, दैट इज़ कंसिडर एज एन मास. इनर्शिया क्या है? एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट डिस्क्राइब हाउ मच इट विल रेजिस्ट. वो बॉडी कितना रेजिस्ट करेगी अपनी पोजीशन को चेंज करने में, दैट इज़ इनर्शिया. और जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है. Now all of you can see the Newton's second law of motion on the screen, which is basically जब भी हम बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, और वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो वो डायरेक्टली उनके फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, तो वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है फोर्स के. ठीक है, बेसिकली दिस इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ कम ऑन टू द मैथमेटिकल पार्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसी ही फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसका मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के, और इसी तरह एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास पे. तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो स्क्रीन पे आपके पास लिखी हुई है. फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. तो एफ इक्वल्स टू एम इज़ बेसिकली योर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो एफ इक्वल्स टू एम ए है, और फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन्स के अंदर. Let's move on the Newton third law of motion, which says that basically for every action there is an equal and opposite reaction. जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हैं तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वही सेम रिएक्शन मिलता है. ठीक है, so this is your Newton's third law of motion. Now let's define it with the help of an example. Now all of you can see the example of the Newton third law of motion on the screen, which is कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमारे पास बुक रखी हुई है. तो बेसिकली वो जो बुक है वो टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, और इसी तरह फिर टेबल भी एक बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, तो वो उसका बेसिकली रिएक्शन हुआ बुक का. ठीक है, बुक जो फोर्स लगाई थी, टेबल ने जो बुक के ऊपर फोर्स लगाई, दैट इज़ बेसिकली द रिएक्शन ऑफ द फोर्स विच द बुक वॉज अप्लाइंग ऑन द टेबल. तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एक्शन ऑफ रिएक्शन की. ठीक है, बुक ने फोर्स लगाई तो सेम टेबल ने भी उसके ऊपर फोर्स लगाई. द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन योर बुक इज़ अबाउट मास एंड वेट, एंड ऑल ऑफ यू कैन सी द स्लाइड शेयर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि वेट और मास दो बिल्कुल अलग चीज़ें. ठीक है, अब वेट क्या है और मास क्या है? तो वेट कहते हैं कि बॉडी ज़मीन हमें जिस फोर्स से खींचती है, डैट इज़ बेसिकली योर वेट. और जो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इक्वल्स टू एम जी होता है. ठीक है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं. ठीक है, चैप्टर 3 में. अब आ जाते हैं मास. मास क्या होता है? वो जो बॉडी का अपना जो मास है, जो बॉडी का अपना वेट मास है, डैट इज़ बेसिकली योर मास. लेकिन वेट क्या होता है? जो ज़मीन हमें जिस फोर्स से खींचती है.
topic which is in your book is tension in a string, and all of you can see the picture of it on the screen also. Tension in a string basically होता क्या है, टेंशन कहते हैं किसी भी फोर्स को, ठीक है। अब टेंशन इन अ स्ट्रिंग का मतलब कि स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है, एक हैंड है, ठीक है, उसने एक स्ट्रिंग होल्ड किया हुआ है और नीचे उसने किसी एक ब्लॉक को फिक्स कर दिया, ठीक है, ब्लॉक को उसने नॉट जो है वो बांध दिए। तो अब जब वो उसने उसको हैंग किया हुआ है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसने उसके हैंड पे जो जिस पॉइंट पे उसने उसको पकड़ा हुआ है वहाँ से उसके पास एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज़ योर डाउनवर्ड फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे आपके पास जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे आपके पास एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने आपको भी बात बताई कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का होता है कि जब एक्शन ऊपर से हो रहा है तो वो नीचे से रिएक्शन भी दे रहा है, ठीक है। और इसी वजह से दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों जो टी हैं, दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों जो टेंशन्स हैं वो बराबर हैं। इसी वजह से वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, वो ना नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है। और ब्लॉक के पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो उसको टेंशन ऊपर से खींच रहा है और एक नीचे उसका अपना वेट है ब्लॉक का जो उसको खींच रहा है, और दोनों बैलेंस हैं, तभी आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन पर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन योर बुक इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है कि जब भी आप किसी भी बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं या मूव करवा रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। वो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है वो बेसिकली रेजिस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है, जो उसको रोक रही होती है, रेजिस्ट करना रोक रही होती है। तो दैट इज़ बेसिकली योर फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी ईजी। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन में, आप देखें इसके नाम से बहुत क्लियर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहाँ पे वो फोर्स को लिमिट कर दे मैक्सिमम अमाउंट पे, तो दैट इज़ योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच जस्ट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फोर्स जिसको वो स्टॉप करे स्लाइड होने से या मूव करने से, जिसके बाद मतलब उसके बाद अगर उसकी वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही थी, जो लिमिटिंग फोर्स थी, वो प्रोपोर्शनल हो जाती है वेट ऑफ द बॉडी के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी W था, यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन पे N लिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो R लिया हुआ है रिएक्शन को, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू R, और हमारे पास फिर F म्यू क्या हो जाएगा हमारे पास F/N, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं ना वो इस म्यू वाले साइन को कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ देयर आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास फ्रिक्शन हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास कार्स के टायर्स होते हैं। कार के टायर में अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी इतने आराम से आपकी स्मूथली मूव ना कर सके, ठीक है। आपने कार के टायर्स भी देखे होंगे, उनमें डिफरेंट पैचेस बने होते हैं। उसका रीज़न ही होता है कि फ्रिक्शन को हमने मैक्सिमम प्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। और अगर मैं डिसएडवांटेज देखूँ तो डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी उससे अमाउंट ऑफ द एनर्जी वेस्ट होती है। अमाउंट ऑफ द एनर्जी वेस्ट होने का मतलब ये होता है कि बॉडी हमारी हीटअप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन लीड्स टू वेयर एंड टेयर ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के हम फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है द यूज़ ऑफ बॉल और रोलर बेयरिंग्स, और सेकंड होता है द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल एयर एंड ग्रेफाइट, ठीक है। पहला क्या है कि बॉल या फिर रोलर बेयरिंग, हमारे पास स्लाइडिंग की जगह पे हम क्या यूज़ करना शुरू कर दें, रोलिंग शुरू कर दें। जब हमारी कोई चीज़ रोल होती है और कोई चीज़ स्लाइड हो रही है तो स्लाइडिंग वाले में हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग में, क्योंकि रोलिंग में जितना पार्ट कॉन्टैक्ट में होता है ज़मीन के साथ सिर्फ उतने में फ्रिक्शन लगती है। लेकिन स्लाइडिंग में अगर हमें देखो मेरे पास कोई ब्लॉक है तो वो पूरा ब्लॉक ही आपकी ज़मीन से के साथ कांटेक्ट में होगा, तो इसका मतलब ब्लॉक में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो उसको हम अगर रिप्लेस कर दें ब्लॉक को, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो हम रोलिंग में ले आएँ, मतलब बॉल वगैरह कुछ भी ले आएँ, तो डैट इज़ बेसिकली योर रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। या फिर आप लुब्रिकेंट्स वगैरह जो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ऑयल एयर ग्रेफाइट, ये सब भी आपके फ्रिक्शन कम करने में काम आते हैं। All for today's class. Here we are done with the half chapter of chapter number 4, which is force and motion. Thank you.